बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 11। आज हम डिज़ाइन रूल्स पे बात करेंगे। डिज़ाइन रूल्स हैं क्या? डिज़ाइन रूल्स किस लिए बनाए जाते हैं? डिज़ाइनिंग फॉर मैक्सिमम यूजेबिलिटी। हमारा जितना भी फोकस है वो यूजेबिलिटी पे रह रहा है। सो डिज़ाइनिंग जो हम करना चाह रहे हैं वो हमारी सारी जो है यूजेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए है। द गोल ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन जो है वो हम यही रखना चाह रहे हैं कि हम मैक्सिमम यूजेबिलिटी रखें। फिर हम जब यूजेबिलिटी को रख रहे हैं तो हमें प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटीज़ को देखना होगा, उसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को देखना होगा, फिर स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस जो हैं उनको देखना होगा सो दैट के डायरेक्शन फॉर डिज़ाइन सेट हो सके। इसी तरह फिर हम डिज़ाइन पैटर्न्स की बात करेंगे, कैप्चर एंड रीयूज डिज़ाइन नॉलेज। डिज़ाइन रूल्स में वी रिक्वायर डिज़ाइन रूल्स विच आर रूल्स आर designer can follow in order to increase the usability of the eventual software product. So वो rules जिनसे एक डिज़ाइनर जो है जिनको फॉलो करते हुए यूजेबिलिटी को इंक्रीज कर दे, जो उसने वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनानी है अपनी, उसकी यूजेबिलिटी को बढ़ा दे। सो ये रूल्स की डेफिनेशन है डिज़ाइंस के लिए कि हम वो रूल्स बनाना चाहते हैं जिनसे हमारी यूजेबिलिटी बढ़ जाए। वी कैन क्लासिफाई दीज रूल्स अलॉन्ग टू डायमेंशन बेस्ड ऑन द रूल्स अथॉरिटी एंड जनरलिटी। By authority we mean an indication of whether or not the rule must be followed in design or whether it is not only suggested. So हम authority में ये देख रहे हैं कि क्या वो रूल फॉलो किया जाना चाहिए जो हमने डिज़ाइन असाइन किया है, डिज़ाइन किया है, बनाया है, या वो रूल एज अ सजेशन है, जस्ट अ सजेशन, नॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड। अगर करना चाहें तो इम्प्लीमेंट भी कर लें, लेकिन ना करना चाहें तो बेशक छोड़ दें। इसको अगर हम अपने सिनेरियो में समझना चाहें तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ वाजिब हैं और कुछ जो हैं हम पर नवाफिल हैं। सो अगर वाजिब है तो वो हमें करना ही करना है, लेकिन नवाफिल वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, या सुन्नत वो हैं जिनको हम देख सकते हैं, अगर करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। सो रूल्स में भी हमें ये देखना होगा कि क्या ये रूल हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है। अगर कहा गया है तो हमें फॉलो करना है, और अगर जस्ट सजेस्ट किया गया है तो हमारी मर्जी है। हम अपनी इन्वायरमेंट में देखें कि फॉलो करने का अगर फ़ायदा है तो ज़रूर फॉलो करें, और अगर फॉलो करने का फ़ायदा नहीं है तो हम बेशक उसको स्किप कर दें। Design rules, by generality we mean whether the rule can be applied to many design situation or whether it is focused on a more limited application situation. जब हम जनरलिटी की बात करते हैं कि ये जनरलाइज्ड रूल है कि नहीं है, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये रूल ऐसा है कि जो और दूसरी सिचुएशन पे भी उसी तरह से मिलती जुलती सिचुएशंस पे भी अप्लाई हो सकता है, या बाद में आने वाली जो सिचुएशंस हैं उन पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, या ये एक स्पेसिफिक रूल है, ये ख़ास तौर पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए तो ठीक है, अगली सिचुएशन के लिए या तो हमें कोई और रूल लाना पड़ेगा, या हमें एटलीस्ट ये वाला रूल जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा। रूल्स ऑल्सो वेरी इन देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, with some abstracting away from the detail of the design solution and others being quite specific. It is also important to determine the origins of a design rule. अब जब हम rules जो होते हैं अपने level of abstraction में जो definitions हैं उनमें भी बड़े different होते हैं। So जहाँ पे डिटेल प्रोवाइड की हुई है रूल की, वो तो हमें बड़ा क्लियर है कि ये रूल इस तरीके से फॉलो करना है, लेकिन जहां हमें डिटेल्स नहीं दी गई वहां हमें जो है वो थोड़ा सा अपने तौर पर सोच के उसको करने की ज़रूरत है। फिर रूल्स जो हैं वो अपने ओरिजिन्स के लिहाज से भी
इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस जगह पे वो रूल अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम अपनी सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में जाएं तो अगर हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं तो वहाँ एब्स्ट्रैक्शंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा और हमें यानी वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ में होगा कि ठीक है आप यूं कर लें यूं कर लें यूं कर लें, लेकिन अगर हम डिटेल डिज़ाइन में जाएंगे तो वहाँ बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। वहाँ पे ये होगा कि इस डिज़ाइन में आपने ये वाला रूल निकालना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो ये जो ओरिजिन है एक आर्किटेक्चर लेवल पे, एक ऑब्वियसली डिटेल डिज़ाइन में, फिर कोडिंग में उसका लेवल कुछ और हो जाएगा। सो ये तमाम चीज़ें अपने अपने साथ जो ओरिजिन होते हैं वो भी उसकी इम्पोर्टेंस पे इफ़ेक्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन रूल्स में कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल्स, लो अथॉरिटी, हाई जनरलिटी। जो प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेट किए हुए होते हैं, यहाँ पे जो है ये एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल्स होते हैं। यहाँ अथॉरिटेटिव इतने नहीं होते जितने जनरलिटी होती है। हम किसी भी चीज़ के प्रिंसिपल्स बना लेते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, प्रिंसिपली डिसाइड हो गया कि काम को इस तरीके से जाना है, इन उस पे जो है हमने इतना टाइम लगाना है। लेट्स सपोज प्रिंसिपली ये डिसाइड कर लेते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे कि इनिशियल आर्किटेक्चर लेवल पे कि कोडिंग को हम 2 हफ्ते लगाएंगे या 3 हफ्ते लगाएंगे। अब ये हमारा हमने एक डिज़ाइन रूल बना तो दिया, लेकिन हमारी यहाँ पे अथॉरिटी ये नहीं है कि 3 हफ्ते बाद हम कोडर को कहेंगे अगर काम नहीं ख़त्म हुआ कि बस अब छोड़ो, जितना हो गया बस उतना काफ़ी है, कोडिंग तो कंप्लीट होनी है। सो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा हमारी अथॉरिटी कम हो जाएगी और फिर हम जनरल ये करेंगे। उस लेवल पे हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कोडर को जो है कोडिंग के वक्त ये जो जब वो अपने इफ से चेक्स लगा रहा है या अपने सेटअप कर रहा है तो उसको ये ज़रूर करना है, नहीं। वहाँ पे हम उसको कोडर को थोड़ी सी आसानी देते हैं कि वो उसको लूप्स लगाने तो वो लूप्स लगाए, उसको कोई भी फंक्शन कॉल करना है तो वो फंक्शंस को कॉल करे। वो ये देख रहा है कि ये रीयूज़ हो सकता है तो करे, अगर वो देख रहा है कि ये रीयूज़ करने में, इसकी मॉडिफिकेशन करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सो ये उसको हमने जनरलिटी दी हुई है कि वो अपने तौर पर डिसाइड कर ले और अथॉरिटी यहाँ पे हमने अपनी कम रखी हुई है। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स होते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स सेट हो गए हैं वो हमने उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, उस स्टैंडर्ड से हम अवे नहीं जा सकते। यहाँ पे अथॉरिटी थोड़ी सी हाई हो जाएगी। हाई अथॉरिटी के साथ हम ये कहेंगे कि भाई ये तो स्टैंडर्ड्स हैं, इस स्टैंडर्ड से हम डेविएट नहीं कर सकते। आईएसओ स्टैंडर्ड्स की बात की थी, सो अगर आईएसओ स्टैंडर्ड हमने करना है तो वहाँ पे हमने उसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन का एरिया जो है वो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं ये थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा। सो जब हम टूवर्ड्स स्टैंडर्ड्स जाएंगे तो हमारी अथॉरिटी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। गाइडलाइंस जो होती है वो लोअर अथॉरिटी होती है और ये मोर जनरल एप्लीकेशन होती है। गाइडलाइंस दे दी जाती हैं कि आपने इन गाइडलाइंस पे चलना है, ये अपनी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना रहे हैं यहाँ पे इन चीज़ों का आपने साइकोलॉजी का ख्याल करना है, आपने कलर का ख्याल करना है, आपने कल्चर का ख्याल करना है। सो ये हमने एक गाइडलाइन दे दी, इस गाइडलाइन के मुताबिक उसको अपना GUI बनाना है। उसमें अथॉरिटी नहीं है, वो गाइडलाइन उसको जस्ट मिली हुई है और वो अपनी एप्लीकेशंस की जनरलाइजेशन जितना चाहे कर ले उसमें। द डिज़ाइन रूल्स आर ऑल्सो यूज टू अप्लाई द थ्योरी इन प्रैक्टिस। अब जो डिज़ाइन रूल्स होते हैं वो किसी थ्योरी पे बेस्ड कर रहे होते हैं। द थ्योरी अंडरलाइनिंग द सेपरेट डिज़ाइन रूल्स कैन हेल्प द डिज़ाइनर अंडरस्टैंड द ट्रेड ऑफ फॉर द डिज़ाइन दैट वुड रिजल्ट इन फॉलोइंग और इग्नोरिंग सम ऑफ द रूल्स। अब जो अंडरलाइनिंग थ्योरी होती है किसी भी डिज़ाइन रूल को बनाने में, उसको समझना उसके लिए ज़रूरी है। उससे डिज़ाइनर को ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ तो हमें फॉलो करनी है और कुछ रूल्स को हम ज़रूर इग्नोर कर सकते हैं। सो अंडरलाइनिंग थ्योरी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस थ्योरी पे बेस करते हुए हम ये वाला काम, इस रूल को लेके आए हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड कर जाएगा कि वो
इग्नोर करने वाली है या ज़रूर करने वाली है। सो देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। अब ये जो प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस हैं वो तो तीनों एक तरह से मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्शन है, इनमें फ़र्क ज़रूर है। Principles are derived from knowledge of the psychological, computational and sociological aspects of the problem domains and are largely independent of the technology। अब जो principles सेट किए जाते हैं वो टेक्नोलॉजी पे बेस नहीं करते, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे, कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट्स पे, बाज़ दफ़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं, उन पे हम सेट कर देते हैं अपने प्रिंसिपल्स को। लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होते कि अब हमने क्योंकि वेब बेस्ड करना है तो हमें ये चीज़ें सेट करनी है, नहीं, ये प्रिंसिपली डिसाइड हो गया कि टेक्नोलॉजी को हम बाद में देखेंगे और वो दूसरे तरीके से उस पर सेट करेंगे। सो प्रिंसिपल्स जो है वो अपनी नॉलेज पे बेस करते हुए या जो नॉलेज अवेलेबल होती है उस पर बेस करते हुए होते हैं। They depend to a much greater extent on a deeper understanding of the human element in the interaction। So ये mostly principles जो हैं वो human interaction पर dependent होते हैं HCI के, और इसलिए human element को हम देख के अपनी interaction model बनाते हैं, उसके designs को सेट करते हैं। So ये principles हम सेट कर लेते हैं। गाइडलाइंस जो हैं वो लेस एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफन मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती हैं। अब जो गाइडलाइंस होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती हैं कि भाई अगर वेब पे जाना है तो आपने ये स्टैंडर्ड्स, ये स्टेप्स करने हैं, और अगर आपने मोबाइल पे जाना है, मोबाइल ऐप बनानी है, तो फिर आपके ऑब्वियसली वेब पे जब जा रहे हैं तो हम वहाँ पे माउस क्लिक्स को, कीबोर्ड एंट्रीज को और उसको डिफरेंट अंदाज में रखेंगे, बटन्स का हमारा स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। एंड्रॉयड पे आते हैं या वेब ऐप पे आते हैं तो अब हमारे पास चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। ग्राफिकल पोर्शन को हैवी नहीं रखते ताकि जल्दी से लोड हो जाए और फौरन आ जाए। सो ये गाइडलाइंस हम दे देते हैं। A designer will have less of a need to know the underlying theory for applying a standard। अब डिज़ाइनर को थ्योरी समझने की ज़रूरत नहीं है कि इस स्टैंडर्ड को लगाने के लिए कौन सी थ्योरी बेस कर रही है, अब वो सिर्फ अपनी गाइडलाइंस की बेस पे काम शुरू कर देगा। However, since standards carry a much higher level of authority, it is more important that the theory underlying them to be correct or sound। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अब जब अथॉरिटी ज़्यादा हो रही है तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो भी अंडरलाइनिंग थ्योरी है डिज़ाइनर को समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बड़ी करेक्ट और बड़ी साउंड होनी चाहिए। थ्योरी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रांग अगर नहीं होगी कि जिस पे आप अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकें तो वो स्टैंडर्ड सारे फॉल डाउन कर जाएंगे और आप उस पर इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे। प्रिंसिपल्स टू सपोर्ट यूजेबिलिटी जो है उसमें लर्नेबिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और रोबस्टनेस आ जाती है। लर्नेबिलिटी क्या है? द ईज विथ विच न्यू यूजर कैन बिगिन इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड अचीव मैक्सिमल परफॉर्मेंस। सो कितनी आसानी से वो अपनी इंटरेक्शन को स्टार्ट कर सकता है, फिर उसमें उसकी परफॉर्मेंस को कितना मैक्सिमाइज कर सकता है। जब ये परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होगी तो वो जो इंटरेक्शन उसने की होगी वो इफेक्टिव हो जाएगी, वो लोगों पे अफेक्ट डालेगी, इफेक्टिव होगी कि वो लोग उसको यूज करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? द मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेज द यूजर एंड सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। अब फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि एक तरीके से ही यूजर इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, मल्टीपल तरीके से वो इंफॉर्मेशंस को, इनपुट या आउटपुट को हासिल कर सके। रोबस्टनेस ये क्या है कि द लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड द यूजर इन डिटरमिनिंग सक्सेसफुल अचीवमेंट एंड असेसमेंट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। रोबस्टनेस क्या है? द लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड द यूजर इन डिटरमाइनिंग सक्सेसफुल अचीवमेंट एंड असेसमेंट ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सो हम जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यूजर को कि वो अपनी गोल को
अचीव कर सके उसमें जितनी भी हम उसको ये सारे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वो उसके लिए जो सिस्टम बनाया होगा, सॉफ्टवेयर बनाया होगा, वो उतना रोबस्ट होगा। अब लर्नेबिलिटी क्या है? द ईज विथ विच न्यू यूजर कैन बिगिन इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड अचीव मैक्सिमल परफॉर्मेंस। जी हमने बात की। अब अगर हम एक बच्चे को ABCD सिखा रहे हैं तो उसको अगर ए को क्लिक करके उसको ए की साउंड भी आ जाए, एप्पल भी नजर आ जाए, सो वो इसको एक बच्चा भी जो है ये ABCD बड़े आराम से सीख सकता है और उसको इंफॉर्मेशन जो है वो अपने जहन में सोचने के लिए आसान हो जाएगी। साउंड भी समझ में आ जाएगी, लेटर भी समझ में आ जाएगा, इसका कैप्स भी आ गया है और उसकी पिक्चर भी आ गई है। तो ये उसकी इफेक्टिव लर्निंग होगी, इफेक्टिव इंटरेक्शन होगी कि हाँ जी ये बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? आप देख भी रहे हैं कि अगर आप किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, अच्छे सुपर स्टोर में जाते हैं, तो वहाँ इंफॉर्मेशन को मल्टीपल तरीके से लिया जाता है। बार कोड रीडर भी मौजूद होता है, वो बार कोड उसके ऊपर चलाता है। वो एक दो दफ़ा में अगर बार कोड रीड नहीं करता तो वो अब नई चीज़ लेने नहीं चला जाता, वो फौरन ही कोड उसको एंटर कर देता है। सो 2-3 तरीके से इनपुट लेने का स्टाइल मौजूद है, सो दैट कि कस्टमर की लाइंस ना लग जाएं और वो जल्दी जल्दी से अपना काम अपनी चीजें लें, पैसे दें और निकल जाएं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। रोबस्टनेस क्या है? द लेवल ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड द यूजर इन डिटरमाइनिंग सक्सेसफुल अचीवमेंट एंड असेसमेंट ऑफ अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब अगर मैंने एक ऐप बनाई है, वो मेरी अगर एप्पल पे भी अवेलेबल है, एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, विंडोज पे भी अवेलेबल है और एक ही तरह से है, तो प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड नहीं होगी, बल्कि वो हो जाएगा कि उसको वो आराम से देख लेगा कि सारी जगह पे ये हमें अवेलेबल है। अगर मेरी सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड होगी तो इसका मतलब है कि विंडोज फोन पे और iMac पे नहीं वो चलेगा, एप्पल पे नहीं चलेगा। सो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसके अलावा भी रोबस्टनेस देखें तो अगर एप्पल और एंड्रॉयड को अगर आप यूज करें तो आपको नजर आएगा कि एप्पल की यूजेबिलिटी में बड़ी रोबस्टनेस है। उनका जो सिस्टम्स बने हुए हैं, अंडरलाइन जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, ज़्यादातर पेड अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी कम है, ओनरशिप कंपनी की ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा रोबस्ट होते हैं, बड़े आराम से इफेक्टिव यूज़ हो जाते हैं। जबकि जब एंड्रॉयड पे जाते हैं तो फ्री एप्स बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ों में वो अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों में वो इतने ठीक नहीं होते। सो दोनों लिहाज से रोबस्टनेस है। लेकिन क्या होता है कि रेडली अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए अच्छा होता है। सो रिलायबल, स्केलेबल और अवेलेबिलिटी भी सब अच्छी रोबस्टनेस में शुमार हो जाती है बाज़ दफ़ा। फेमिलियरिटी क्या है? फेमिलियरिटी ये है कि हाउ प्रायर नॉलेज अप्लाइज टू न्यू सिस्टम। हम अपनी प्रीवियस नॉलेज से किस तरीके से नई सिस्टम्स बना रहे हैं। सो हमने अपनी मूवमेंट को लेते हुए गाड़ी की किस फॉर्म से चले हुए और गाड़ियां आज किस फॉर्म में आ रही हैं, वो हमारे पास इजी हो जाता है। गैसेबिलिटी क्या है? कि हम गैस कर सकें कि क्या हो सकता है। ये गैस इस एबिलिटी यहाँ से भी नज़र आ रही है और ये यहाँ से भी नज़र आ रही है कि जहाँ हैंडल नहीं दिया हुआ वहाँ हम पुल तो कर ही नहीं सकते, हमें पुश ही करना होगा। मेटाफोर्स क्या हैं? कि अब आप इशारे इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं। ये इस एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है कि हम ये बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये बड़ी सॉलिड गाड़ी है, इट कैन बी वेरी रोबस्ट और ये एक्सीडेंट में बहुत बॉडी ही डैमेज होने के चांसेस कम हैं। सो इसको एक गेंडे से मिसाल दी है कि ये बिल्कुल उसी तरह है। सो ये मेटाफॉर्स यूज करके एक अच्छी एडवर्टाइज की है। इसी तरह अफोर्डेंस में ये चीज आ रही है कि हम एक ही जगह पे हैंडल अफोर्ड कर लें, दूसरी जगह जरूरत नहीं है, उतने ही यूज करें जितना हमें जरूरत है। जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो बाज दफा कंफ्यूजिंग हो जाता है।
जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ लर्नेबिलिटी में, कि एक्सटेंडिंग स्पेसिफिक इंटरेक्शन नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस, कि हमारे पास स्पेसिफिक जो हमारे पास नॉलेज है वो नई सिचुएशन पे कैसे लगा सकते हैं। जब हम नॉर्मल उसमें क्या कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी को, कि आपने एक सैंपल लिया पीपल का, उस पर कुछ टेस्टिंग की और फिर आपने जनरलाइज कर दिया कि ये पॉपुलेशन पे इस तरीके से जा रहा है। जो हमारे यहाँ टीवीज पे बता रहे होते हैं कि कौन सी पार्टी आजकल पॉपुलर है, वो सारी पॉपुलेशन से, पूरे पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे होते। वो क्या करते हैं, दे जस्ट कॉल फ्यू ऑफ दी सिटीज और वहाँ से वो जनरल ट्रेंड लेते हैं और उस जनरल ट्रेंड को एम्फोसाइज कर देते हैं पूरे किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर कि ये जी यहाँ पे आजकल ये पूरे पाकिस्तान में ये ट्रेंड फैला हुआ है। इसी तरह से कट पेस्ट कॉपी बिटवीन द एप्लीकेशंस जो है, ये भी एक अच्छी जनरलाइजेबिलिटी की मिसाल है कि हम पीडीएफ से कट करते हैं वर्ड में या पावर पॉइंट में उसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये आराम से कट पेस्ट कॉपी हो जाती हैं चीज़ें बिटवीन दी एप्लीकेशंस। कंसिस्टेंसी क्या चीज़ है, लाइकनेस इन इनपुट आउटपुट बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम सिमिलर सिचुएशन और टास्क ऑब्जेक्टिव। आप सिमिलर सिचुएशन में आपका लाइकलीहुड, आपकी पॉसिबिलिटी कि वो वही चीज़ परफॉर्म करेगा, उसी तरीके से करेगा, ये कंसिस्टेंसी है। अगर हम वंस अगेन मोबाइल ऐप्स की बात करें तो कंसिस्टेंसी ये है कि जिस तरह से वो एंड्रॉयड पे काम कर रहा है उसी तरह से उसको एप्पल पे काम करना चाहिए, उसी तरह उसको विंडो बेस्ड फ़ोन पे काम करना चाहिए, तब तो वो कंसिस्टेंट है सॉफ्टवेयर। अदरवाइज वो सॉफ्टवेयर में कंसिस्टेंसी नहीं है कि कहीं पे कुछ और कुछ प्रेस करें तो कोई और चीज़ आ रही है, एक बटन को प्रेस करें, कहीं पे उसी बटन को जब प्रेस करें तो कोई और चीज़ आ रही है। सो कंसिस्टेंसी इज़ अ की फॉर किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छा साबित करने के लिए। प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है? Predictability of an interactive system means that the user knowledge of the interaction history is sufficient to determine the result of his future interaction with it. There are many degrees to which predictability can be satisfied. अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंटरेक्टिव सिस्टम में यूज़र नॉलेज को हमारे पास हो, हिस्ट्री अगर हमने उसकी रखी हुई है कि हम उसकी फ्यूचर इंटरेक्शन को बता सकते हैं, तो हमारे पास प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है। अगर हम इसको अपनी एप्लीकेशन से समझाना चाहें तो जब गूगल में अगर आप रेगुलर यूज़र हैं तो आपने कोई वर्ड अगर टाइप किया होगा और आपकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होगी तो वो फौरन ही प्रेडिक्टेबल आंसर्स देना शुरू कर देता है कि क्या क्या आपने या तो टाइप किया हुआ है या ऐसी इस पे कौन कौन सी सर्च हुई हुई है, तो वो आपको ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। अब क्या है कि गूगल के पास इनफ नॉलेज जमा हो गई है जिससे वो प्रेडिक्टेबल कर सकता है। अगर आप वही वर्ड टाइप कर रहे हैं तो आप एरो की से आगे जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप उसमें आगे टाइपिंग करते रहें और वो अपने आप को चेंज करता रहेगा। सो ये वो आपके एक्शंस को पहले से इंटरेक्शन में फ्यूचर को बता रहा है कि आप फ्यूचर ये तो नहीं चाह रहे, ये तो नहीं चाह रहे। सो वो आपको एक तरह से ऑप्शन दे रहा है। Predictability of an interactive system is distinguished from deterministic behavior of the computer system alone. So हम determine जिस तरह से कंप्यूटर सिस्टम में कर लेते हैं उसी पर बेस कर रही होती है प्रेडिक्टिविटी भी। मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर अल्टीमेटली डिटरमिनिस्टिक मशीन्स सो दैट given the state of at any one point in time and the operation which is to be performed at that time, there is only one possible state that can result. So हम जब हमारे पास जब हम कंप्यूटर को लेके चलते हैं तो कंप्यूटर एक डिटरमिनिस्टिक मशीन है जिसमें एक गिवन वक्त में एक स्टेट पे आपके पास यूजुअली एक ही एक्शन रह जाता है कि आप उस पर करें।
और इसको मैंने उस तरह से भी मिसाल दे दी कि जैसे गूगल में हो जाता है कि आपको सर्च पे आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री में चीज़ें आने शुरू हो जाती हैं और आपको वो पॉसिबल ऑप्शंस दे रहा होता है, और अगर आप उसी उस पे कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो चीज़ हो जाती है। अगर आप एक्सेल पे भी काम कर रहे होते हैं, एक्सेल शीट में भी, तो बाज़ दफ़ा जो टेक्स्ट आपने बार बार टाइप किया होता है वो आपके पास प्रेडिक्टेबिलिटी में भी आ रहा होता है। सिंथेसाइजेबिलिटी क्या है, सिंथेसाइज करना क्या चीज़ है? प्रेडिक्टेबिलिटी सेज नथिंग अबाउट द वे द यूज़र फॉर्म्स अ मॉडल ऑफ द सिस्टम्स बिहेवियर। अब प्रेडिक्टेबिलिटी में ये चीज़ नहीं बता रहा कि यूज़र ने कैसे अपने सिस्टम को फॉर्म किया है। So synthesis is the ability of the user to assess the effect of past operation on the current state. So synthesis से synthesize करने से यूज़र जो है वो ये देख लेता है कि पास्ट ऑपरेशन का जो इफेक्ट है वो करंट स्टेट में क्या है। सो कैन ऑब्जर्व अकाउंट ऑफ चेंज। अब वो अपने तौर पर ये देख सकता है कि अगर उसने कोई चीज़ लेट सपोज डाउनलोड की है या कोई काम वो कर रहा है, तो आपको ये देख रहा है कि वो कितनी फाइल इस वक्त इसको जो है वो हो गया है, तो उसके एक्शन, वो जो क्लिक करने का एक्शन था उसकी वो चेंज देख रहा है कि कितनी चेंजेस आ गई हैं। इसकी एक और मिसाल जो है वो हमने जब बात की थी कमांड लाइन वर्सेस विंडोज़ आइकॉन मेन्यू पॉइंटर के ऊपर, तो विंडोज़ कमांड लाइन में आप कॉपी मूव करने का कमांड दे रहे हैं कि मूव फाइल नेम डॉट जो भी उसका txt है टू, अगर वो कोई और उसके बाद स्पेस दे रहे हैं और फिर आप उसकी कोई डायरेक्टरी बता रहे हैं कि इस फोल्डर में जाके वो डाल दे आपकी, लेट सपोज के टेम्पररी उसमें डाल दे, टैम्प में डाल दे, तो वो आपने कमांड दे दी। अब आपको नहीं पता, आपको फिर डायरेक्टरी की कमांड उसी डायरेक्टरी उसी फोल्डर में रख के देखनी पड़ेगी, लिस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो फाइल मूव हुई है या नहीं। वेयर एज जो हमने विंडोज़ बेस्ड सिस्टम थे आइकॉन में, उसमें जब आप कर रहे हैं तो वो आपको फिजिकली नज़र भी आ रही है कि ये फाइल यहाँ से गई और यहाँ पे पहुँच गई। मेटाफॉर्स यूज़ हो रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन वो आपको दिख रहा है कि यहाँ इस फोल्डर में वो फाइल मौजूद नहीं है और दूसरे फोल्डर में वो चली गई है। सो ये सिंथेसाइज कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक तरह से नहीं, कई तरीके से हम इनपुट कर सकें या आउटपुट ले सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या हैं? डायलॉग इनिशिएटिव होना चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम सिस्टम इम्पोज कंस्ट्रेंट ऑन इनपुट डायलॉग। अब डायलॉग इनिशिएटिव ये है फ्लेक्सिबिलिटी में कि अगर एक सिस्टम ने इम्पोज कर दिया है, एक इनपुट डायलॉग दे दिया है और हम उसमें फंसे हुए हैं, तो हम वहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वंस अगेन अगर हम टाइम कमांड लाइन के ऊपर चले जाएं, तो जब हम टाइम की कमांड देते हैं तो अब वो टाइम की कमांड देने के बाद न्यू टाइम पे डायलॉग आ गया जिसमें उसने टाइम दिखा दिया और न्यू टाइम मांग रहा है और वहां पे फंसा हुआ है। अब जब तक आप उसको एंटर नहीं दबाएंगे आप उस डायलॉग से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर हम बाद में देखें तो हमारे पास सिस्टम ये है कि हमने टाइम की कमांड को क्लिक कर लिया है और हम दूसरी कमांड्स भी दे रहे हैं, सो उस डायलॉग पे फोकस नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी मिसाल ये है कि कहीं अगर कोई एरर डायलॉग आ जाता है और वो जब तक आप कैंसिल नहीं करें तब तक आप आगे कहीं नहीं जा सकते। वहाँ पे हमने कंस्ट्रेंट डाल दी है कि अब ये जो इनपुट डायलॉग आया है जब तक इसको क्लोज नहीं करेंगे, ओके कैंसिल डिस्कार्ड नहीं करेंगे, आप ये कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सो सिस्टम के बजाय अगर हम यूज़र को फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं डायलॉग इनिशिएटिव की, सो ये डायलॉग इनिशिएटिव है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब यह है कि एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू सपोर्ट यूजर इंटरेक्शन फॉर मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। अब विंडोज़ बेस्ड में ऑब्वियसली मल्टी थ्रेडिंग हो रही है कि एक फाइल डाउनलोड होने पे चली गई, आप दूसरा काम अपना काम शुरू कर दिया और आप उसके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक्चुअली कंकरेंट सिस्टम्स को चला रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टी मॉडलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरलीविंग नहीं कर रहे कि इस काम को जब तक हम ख़त्म नहीं कर लेंगे उधर से नहीं जा सकेंगे। टास्क माइग्रेटेबिलिटी क्या है कि हम पासिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टास्क एग्जीक्यूशन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम।
हम टास्क को माइग्रेट कर रहे हैं, अगर यूज़र डिपेंडेंट है टास्क तो हम उसको सिस्टम डिपेंडेंट कर रहे हैं। जैसे हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों में ये भी, वो अगर हम वेब वगैरह पे काम कर रहे हों तो वो आपसे ये भी पूछता है ऑप्शंस। कोई नया सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलिंग एज वेल, और बाद में भी आप सिस्टम्स ऑप्शंस में जाके उसमें ये कर सकते हैं कि ये ऑफलाइन भी काम करता रहे। या ये ऑटोमेटिक, जैसे विंडोज़ में है, अपडेशन को आप मैनुअल भी रख सकते हैं और ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। मैनुअल को रख रहे हैं तो आप यूज़र डिपेंडेंट कर रहे हैं कि जब नई अपडेशंस आएँ तो तब आप उसको अपडेट करें, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं तो आप सिस्टम की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं कि यार अपडेट जो है ना वो करते रहना, और उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी डालना चाहें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी डाल सकते हैं कि जब सिस्टम आइडल स्टेट में पड़ो तब वो जो है ये सारी अपडेशन करे, जब मैं काम कर रहा हूँ उस वक्त अपडेशन ना ही करे तो बेहतर है। सब्स्टिट्यूटिविटी में हम जो है अलाउइंग इक्विवेलेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट टू बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर। हम ये कह रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट की इक्वल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर ले। अगर बाज़ दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि जैसे अगर हम इनपुट पे कहीं पे हम ये भी करते हैं कि 2 क्लिक पे करते हैं, कहीं 1 क्लिक पे काम करते हैं, सो उसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम उस पे काम कर रहे होते हैं, वेब पेज पे किसी पे गए होते हैं, तो वहाँ पे जो है जैसे ही आप उस वेब पेज पे पहुँचते हैं तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है कि उसकी बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ही पॉप होना शुरू हो जाती हैं। सो आपने एक ही इनपुट से मल्टीपल आउटपुट ले ली और आपने आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो है वो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। कस्टमाइजेबिलिटी क्या चीज़ है कि हम मॉडिफाई कर सकें यूज़र इंटरफेस बाय यूज़र और बाय सिस्टम। अगर बाय यूज़र करेंगे तो ये अडाप्टेबिलिटी होगी कि यूज़र को हम अलाउ कर रहे हैं कि वो उसी वक्त सिस्टम में मॉडिफाई कर ले और आपके इंटरफेस को मॉडिफाई कर ले। और सिस्टम में अगर होगी ये ऑप्शन के वो खुद से अपने आप को मॉडिफाई कर सके तो ये अडाप्टिविटी होती है। रोबस्टनेस हमने पहले भी बात की। इन अ वर्क और टास्क डोमेन अ यूजर इज एंगेज्ड विद अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अचीव सम सेट ऑफ गोल्स। अगर हम टास्क डोमेन में जाएं तो यूजर जो है किसी भी गोल को अचीव करने पे लगा होता है। The robustness of that interaction covers features that support the successful achievement and assessment of the goals. अब robustness क्या हो जाएगी उसमें कि हम ये देखें कि सबसे पहले कि वो उसको अलाउ करे गोल को अचीव करने में, फिर उसके बाद असेसमेंट भी करे कि गोल अचीव हो गया है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो इसका मतलब है ये हमारा जो टास्क था, इंटरेक्शन जो थी, ये रोबस्ट थी। ऑब्जर्वेबिलिटी क्या चीज़ है? ऑब्जर्वेबिलिटी ये है कि यूज़र जो है वो इवेल्युएट कर सके इंटरनल स्टेट ऑफ द सिस्टम फ्रॉम इट्स परसीवेबल रिप्रेजेंटेशन। हम ऑब्जर्व कर सकें, जो हमने पीछे भी एग्जांपल दी कि जब कॉपी हो रही होती है तो वो फाइल की स्टेट को बता रहा होता है, तो हमें ये पता चल रहा होता है कि कितने % कॉपी हो गया या मूव हो गई फाइल। ब्राउजेबिलिटी, डिफॉल्ट्स, रीचेबिलिटी, परसिस्टेंस, ऑपरेशंस, विजिबिलिटी, ये सारी जो हैं इसकी अंडरलाइनिंग थ्योरीज हैं। रिकवरेबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ यूजर टू टेक करेक्टिव एक्शन वंस एन एरर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। अब अगर आपसे एक एरर हो गया है तो यूजर अगर उसके करेक्टिव एक्शंस ले सके तो ये उसकी रिकवरेबिलिटी है। यानी अगर मैं लेट्स सपोज फाइल कॉपी कर रहा हूँ किसी फोल्डर में, उस हार्ड डिस्क में जगह कम नहीं है या फ्लैश में जगह ख़त्म हो गई है, तो मुझे एरर आ जाएगा कि स्पेस नहीं है। तो मेरी रिकवरेबिलिटी क्या होगी कि मैं फ़ौरन कोई उस फ्लैश में या तो जगह खाली करूं, कुछ और फाइलें डिलीट करूं या फिर नई फ्लैश लगाऊं। ये उसकी रिकवरेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह रीचेबिलिटी, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिकवरी और कमेंसुरेट एफर्ट्स जो हैं ये मिलके अंडरलाइनिंग जो थ्योरीज हैं ये रिकवरेबिलिटी बनाती हैं इन टर्म्स ऑफ रोबस्टनेस।
रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? हाउ द यूजर परसीव्स द रेट ऑफ कम्युनिकेशन विद द सिस्टम। अब यूजर किस तरह से परसीव कर रहा है कि उसके और सिस्टम के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है वो उसकी स्टेबिलिटी भी दिखाता है। अगर क्लिक के फौरन बाद एक्शन नहीं होगा तो यूजर यही समझेगा कि क्लिक नहीं हुआ और वो बार बार उसी क्लिक को दबाएगा, जो कि उसके लिए बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है ईमेल में, ख़ास तौर पर जब आप सेंड कर रहे होते हैं और इमीडिएटली सेंडिंग की इंडिकेशंस आपको नहीं आना शुरू होती, वो चेंज नहीं होता बटन का स्टेटस या वो स्क्रीन, तो आप समझते हैं कि यार नेटवर्क स्लो है, तो आप दोबारा दबाते हैं या क्लिक सही नहीं हुआ। सो ये स्टेबिलिटी नहीं होती। और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ उस पर्टिकुलर ईमेल जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस इतनी अच्छी नहीं है। टास्क कन्फर्मेंस क्या है? डिग्री टू विच सिस्टम सर्विसेज सपोर्ट ऑल ऑफ देयर यूजर टास्क। अगर हम कन्फर्म उस वक्त करते हैं, कन्फर्मेंट ऑफ द टास्क उस वक्त करते हैं जब हमें ये नज़र आ जाता है कि ये हमारे जितनी भी हमने टास्क हुई थी वो सारी कंप्लीट हो गई हैं। सो हम अगर उसमें डिग्री हमने 100% उसने अचीव कर लिया तो ये बेहतरीन है, ये टास्क बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, टास्क कंप्लीटनेस की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम समझते हैं कि 70, 80%, 90% इज इनफ हमारे पास, तो ये टास्क एडिक्वेसी है कि एडिक्वेट टास्क तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गई सिस्टम में। फिर हम डिज़ाइन रूल्स में दोबारा हम आते हैं। सजेस्ट हाउ टू इंक्रीज यूजिबिलिटी, डिफर इन जनरलिटी एंड अथॉरिटी पे हम अगर जाएं, स्टैंडर्ड्स की तरफ अगर हम जाते हैं, सो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? सेट बाय नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज टू इंश्योर कंप्लायंस बाय ए लार्ज कम्युनिटी ऑफ डिजाइनर। स्टैंडर्ड्स रिक्वायर साउंड अंडरलाइनिंग थ्योरी एंड स्लोली चेंजिंग टेक्नोलॉजी। सो ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ये नेशनल या इंटरनेशनल बॉडीज ने जो है वो सेट किए हुए होते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से देखें तो CMMI मॉडल्स बनाए हुए हैं और हम लेवल्स बनाए हुए हैं और उन लेवल्स को अब अचीव करने की बात होती है कि हम कहाँ तक पहुँच सके हैं। सो इसी तरह से ISO के स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब ये जो है बड़े साउंड होते हैं, इनके पीछे जो थ्योरी होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये टेक्नोलॉजी के साथ बड़ी स्लोली चेंज हो रहे होते हैं। ये फटाफट टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं हो रहे होते। Hardware standards are more common than software, high authority and low level of detail. So हार्डवेयर के मुकाबले सॉफ्टवेयर के मुकाबले में हार्डवेयर स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हाई अथॉरिटी और लो लेवल ऑफ डिटेल दे रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कॉमन हैं। ISO 9241 जो है वो डिफाइंस यूजिबिलिटी एज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन विद विच यूजर अकम्प्लिश टास्क। सो ISO 9241 ने जो है ये दे दिया है सॉफ्टवेयर के हवाले से कि हम यूजेबिलिटी बता सकते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, एफिशिएंसी इसकी क्या है, सेटिस्फेक्शन यूज़र की कितनी है इसको करने में, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में और उसके अंदर टास्क को करने में। स्टैंडर्ड्स फॉर हार्डवेयर जो हैं आर बेस्ड ऑन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी और एर्गोनॉमिक्स, ह्यूमन फैक्टर्स, द रिजल्ट ऑफ विच आर रिलेटिवली वेल नोन, फिक्स्ड एंड रेडिली अडॉप्टेबल टू डिज़ाइन ऑफ द हार्डवेयर। सो हार्डवेयर के जो हैं वो फिजियोलॉजी पे चलते हैं, एर्गोनॉमिक्स पे चलते हैं कि आप ईज ऑफ यूज़ कितना है, ह्यूमन फैक्टर को लेके चलते हैं और उसके रिजल्ट्स ऑब्वियसली वेल नोन होते हैं। फिर ये उसके रिजल्ट्स फिक्स भी होते हैं कि ये रिजल्ट्स अचीव होंगे तो हम कर सकेंगे। और ये जो है डिज़ाइन ऑफ हार्डवेयर में ये फ़ौरन इम्प्लीमेंट कर लेने पड़ते हैं, वरना जो है स्टैंडर्ड्स अगर आप हार्डवेयर में नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो यूज़ नहीं होगा और वो स्टैंडर्ड की चीज़ नहीं कहलाएगी। सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन थ्योरीज फ्रॉम साइकोलॉजी or cognitive science which are less well formed, still evolving and not very easy to interpret in the language of software design. So software के जो हैं वो साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस पे ज़्यादा चल रहे हैं इसलिए, और ये इतने वेल फॉर्म नहीं हुए हुए और ये अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, सो इसलिए ये थोड़ा सा टफ है
इनके पीछे स्टैंडर्ड्स को सेट करना। चेंज क्या है? हार्डवेयर इज मोर डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू चेंज देन सॉफ्टवेयर विच इज यूजुअली डिजाइन टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। सो हार्डवेयर में अब ये हो जाता है कि चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेयर एज इन सॉफ्टवेयर चेंज बहुत आसान है, आप फटाफट चेंज कर सकते हैं। Consequently, requirements changes for hardware do not occur as frequently as for software. So अगर requirement for hardware change हो जाए तो वो तेजी से नहीं बदलती, उसमें टाइम लगता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो फौरन ही जैसी रिक्वायरमेंट चेंज होती है हमें मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। Since standards are also relatively stable, they are more suitable for hardware than software. इसी तरह स्टैंडर्ड्स क्योंकि स्टेबल होते हैं, आराम से चेंज नहीं होते, इसलिए वो हार्डवेयर को ज़्यादा सूट करते हैं, सॉफ्टवेयर को कम सूट करते हैं। ISO 924 में एक कंपोनेंट क्या है? Pertaining to usability specification applies equally to both hardware and software design. इसमें जब हम यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो वो तो दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे बात करता है कि वो हमें यूजेबिलिटी तो दोनों में होनी चाहिए। यूजेबिलिटी है क्या? द इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड सेटिस्फैक्शन विद विच स्पेसिफाइड यूजर अचीव स्पेसिफाइड गोल्स इन एन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। सो हम ये बार बार आपको यूजेबिलिटी की देखें डेफिनेशंस दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि भाई एक यूजर को जो आपने कोई भी डिज़ाइन किया है, कोई भी चीज़, वो जो है जब तक उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में अगर वो यूज़र एफिशिएंसी और यूज़र सेटिस्फैक्शन को नहीं मैच कर रही तो वो ठीक डिज़ाइन नहीं हुई, आपको रीडिज़ाइनिंग पे जाना है। इफेक्टिवनेस क्या है? द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस विद विच स्पेसिफाइड यूजर्स कैन अचीव स्पेसिफाइड गोल्स इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। सो इफेक्टिवनेस क्या है कि वो एक स्पेसिफाइड अगर वो कितनी एक्यूरेसी से और कितनी कंप्लीटनेस के साथ जो है वो एक गोल को अचीव कर रहा है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर, अगर वो काम कर रहा है तो वो शुरू से आखिर तक कितना जा रहा है, कितने % के काम के बाद वो थक रहा है या उसको मज़ा नहीं आ रहा। सो ये जो है इफेक्टिवनेस बताती है किसी भी डिज़ाइन की। एफिशिएंसी क्या है? द रिसोर्स एक्सटेंडेड इन रिलेशन टू द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ गोल्स अचीव्ड। अब कितने रिसोर्सेज आप उन कंप्लीटनेस और उस एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज जो है उसकी एफिशिएंसीज बता रहे हैं, नंबर ऑफ रिसोर्सेज कितने आपने उसको दिए हैं। सेटिस्फैक्शन क्या है? द कंफर्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द वर्क सिस्टम टू इट्स यूजर एंड अदर पीपल अफेक्टेड बाय इट्स यूज। अब सेटिस्फैक्शन क्या है कि जो आपने चीज़ अवेलेबल कर दी है उसको यूज़र और जो भी उसके साथ यूज़ करने वाले हैं इफेक्टिव, उनके लिए ये कितना कंफर्टेबल है, कितना एक्सेप्टेबल है, ये उसकी यूज़र सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या हैं? लाइज इन एबिलिटी टू फोर्स लार्ज कम्युनिटी टू अबाइड सो कॉल्ड अथॉरिटी। सो अगर आप स्ट्रेंथ देना चाहते हैं स्टैंडर्ड्स को तो आपको एक तरह से अथॉरिटी देनी होगी ताकि लार्ज कम्युनिटी जो है उस रूल को उस रूल डिज़ाइन रूल को अबाइड करे। मोस्ट स्टैंडर्ड्स आर सजेशन, लेकिन मोस्ट स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सजेशंस होती हैं, वो उनमें अथॉरिटी नहीं होती। और सम प्रैक्टिसेस बिकम डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स बिफोर फॉर्मलाइजेशन। कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम उनको इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं और अभी उनकी फॉर्मलाइजेशन हुई भी नहीं होती और वो स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं, इसलिए आप उससे अब आपको हटना बड़ा मुश्किल होता है, उससे बेहतर ऑप्शंस ला भी रहे होते हैं तब भी क्योंकि वो डिफेक्टो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, यानी अब वो अपने अंदर ही खुद ही स्टैंडर्ड हैं तो अब आप उससे डेविएट कर नहीं सकते। सो ये एक तरह से डायग्राम भी है ISO 9241 की कि आप कैसे किन किन चीज़ों को, इन्वायरमेंट को कैसे देखेंगे, जनरल कैसे देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उनमें आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। जनरल इंफॉर्मेशन है, टास्क रिक्वायरमेंट है, जनरलाइजेशन में हार्डवेयर में डिस्प्लेज हैं, कीबोर्ड्स हैं, वर्क स्टेशन है, रिफ्लेक्शन एंड ग्लेयर है, कलर है, इनपुट डिवाइसेस हैं। इन्वायरमेंट में
तो आपने इन्वायरमेंट ही को देखना है। सॉफ्टवेयर में डायलॉग प्रिंसिपल्स है, यूजिबिलिटी गाइडेंस है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है, यूज़र गाइडेंस है, मेन्यू डायलॉग्स हैं, कमांड डायलॉग्स हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन डायलॉग्स हैं और फॉर्म फिलिंग डायलॉग्स हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सेट कर रही हैं एक ISO 924 का स्टैंडर्ड। गाइडलाइंस क्या हैं? गाइडलाइंस आर मोर सजेस्टिव एंड जनरल। मैनी टेक्स्ट बुक्स एंड रिपोर्ट्स फुल ऑफ गाइडलाइंस। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स और रिपोर्ट्स जो हैं वो फुल ऑफ गाइडलाइंस होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइंस जो हैं वो प्रिंसिपल्स कहलाती हैं। एप्लीकेबल ड्यूरिंग अर्ली लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़। तो ये अर्ली लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ में ही हम इनको इन प्रिंसिपल्स को, इन गाइडलाइंस को लेके चल सकते हैं। डिटेल गाइडलाइंस जो हैं वो स्टाइल गाइड्स कहलाते हैं। एप्लीकेबल ड्यूरिंग लेटर लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़। सो डिटेल गाइडलाइंस जो हैं वो हम स्टाइल्स बना देते हैं कि इस स्टाइल को फॉलो करना है, इस तरीके से लेके चलना है। सो वो लेटर स्टेजेस पे जो लाइफ साइकिल है उसमें आता है। अंडरस्टैंडिंग जस्टिफिकेशन फॉर गाइडलाइन एड्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अगर हम गाइडलाइन के पीछे जो जस्टिफिकेशन है उसको अगर हम समझ सकें तो हम अगर कोई किसी को उस गाइडलाइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम वहाँ पे उसको बड़े आराम से समझा सकते हैं कि भाई इसके पीछे ये थ्योरी थी, इस वजह से ये गाइडलाइन सेट की गई है ताकि आपके लिए काम को आसान किया जा सके। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट। अब अगर आजकल जिस तरह की सिक्योरिटी सूरत हाल हैं तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में या ऑफिस वर्क प्लेसेस में जो आपका ऑफिशियल बैज है वो सामने रखने की कोशिश की गई है कि भाई आप वो डिस्प्ले हो रहा हो बड़ा सामने से। अब लोग उससे भी चढ़ते हैं, तो अगर उनको जो चेक कर रहे हैं उनको ये पता हो कि इसके पीछे एक जस्टिफिकेशन क्या है। जस्टिफिकेशन ये है कि आपको आइडेंटिफाई कर सकें। सो जो नॉर्मल यूज़र हैं या नॉर्मल लोग हैं ऑफिस के, वो बड़े आराम से अंदर आ जाएं। जो नहीं हैं नॉर्मल या जिनके पास कार्ड्स वगैरह नहीं है उनको हम सेपरेट कर सकें ताकि अगर उन पे कोई उनको जगह बतानी है तो वो बता सकें, उनको असिस्ट करना है तो असिस्ट कर सकें, उन पे चेक रखना है तो चेक कर सकें। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए किसी भी गाइडलाइन के पीछे। गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्टिव डिज़ाइन जो है या इंटरफेस डिज़ाइन पे है, स्मिथ एंड मॉइजर ने दी है। बेसिक कैटेगरीज दी हैं: डाटा एंट्री, डाटा डिस्प्ले, सीक्वेंस कंट्रोल, यूज़र गाइडेंस, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा प्रोडक्शन। और ब्रोकन इनटू मोर सब कैटेगरीज में हम कहते हैं एग्जांपल, डाटा एंट्री, पोजीशन डिजिग्नेशन, डिस्टिंक्टिव कर्सर, मूवेबल, विजुअल फीचर, शेप, ब्लिंक एटसेट्रा। सो ये आपको सारी पता चलती है। इसी तरह अलाउज क्रॉस रेफरेंसिंग, ये क्रॉस रेफरेंसिंग भी अलाउ करती है। अब जो इंटरेक्टिव डिज़ाइन में मेह्यू जो इसने मोर रिसेंट दी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है और ये जनरल गाइडलाइंस इन अ कैटलॉग है। इसमें पूरी कैटलॉग्स में इसने आपको पूरी गाइडलाइंस दे दी हैं इंटरेक्टिव डिज़ाइन के लिए। डायलॉग स्टाइल्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस आई हुई हैं: क्वेश्चन एंड आंसर, फॉर्म फिलिंग, मेन्यू सिलेक्शन, फंक्शन कीज, कमांड लैंग्वेज, क्यूरी, नेचुरल लैंग्वेज, डायरेक्ट मैनिपुलेशन। ये उसके स्टाइल्स हैं। मोस्ट गाइडलाइंस एप्लीकेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी वन ऑफ डायलॉग स्टाइल्स इन आइसोलेशन। जो बहुत सारी गाइडलाइंस हैं वो इनमें से जो जितने भी डायलॉग स्टाइल ऊपर बताए हैं इनमें से किसी एक को इन आइसोलेशंस के लिए होती हैं। लेकिन मस्ट ऑल्सो कंसिडर मिक्सिंग ऑफ स्टाइल्स इन एन एप्लीकेशन। अब अगर आपने मिक्स मैच बनाया हुआ है डायलॉग बॉक्स में, सो वहाँ पे भी उसको भी कंसिडर होना चाहिए। मेहुइयों ने इस वक्त जो है ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी हैं जो मिक्स मैच ऑफ डायलॉग स्टाइल्स को भी केटर कर सकती हैं। एप्पल ने HCI गाइडलाइंस दिए हैं कि एप्पल डेस्कटॉप इंटरफेस कैसा होगा। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल इन एप्पल गाइडलाइन इज कंसिस्टेंसी। गाइडलाइन सबसे पहले ये रखी है कि कंसिस्टेंसी रखे एप्पल की एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पे जाने पे। इफेक्टिव एप्लीकेशंस आर बोथ कंसिस्टेंट विद इन देमसेल्व्स एंड कंसिस्टेंट विद वन अनदर। सो इफेक्टिव जो होती हैं एप्लीकेशंस वो होती हैं जो
एक तो अपने जब भी आप वर्जन चेंज करते हैं उस वक्त भी वो ठीक हो, और जब वो किसी और एप्लीकेशन के साथ भी इंटरेक्ट कर रही हो तब भी वो ऑलमोस्ट सेम रहें, इफेक्टिव रहें। मोर कंक्रीट गाइडलाइंस, नाउन, वर्ब ऑर्डरिंग, यूजर सेलेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट ऑन डेस्कटॉप देन द ऑपरेशन। सो आपने किस तरीके से उसको ऑर्डर किया हुआ है, नाउन पहले है कि वर्ब पहले है, फिर यूजर ने जो है अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उसकी ऑपरेशन शुरू होगी। तो ये एप्पल ने भी दी हुई है HCI गाइडलाइंस। डायलॉग इनिशिएटिव क्या है? अंडर जनरल यूजेबिलिटी कैटेगरी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, द यूजर नॉट द कंप्यूटर इनिशिएट्स एंड कंट्रोल ऑल एक्शंस। सो डायलॉग इनिशिएटिव में क्या है कि कंप्यूटर नहीं बल्कि यूजर ने इनिशिएट करने ऑल एक्शंस। इन्वॉल्व्स अ ट्रेड ऑफ यूजर फ्रीडम वर्सेस सिस्टम प्रोटेक्शन। सो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, यहाँ पे यूजर को फ्रीडम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ी सी हट जाएगी। सिस्टम की गाइडलाइंस, सिस्टम के स्टैंडर्ड्स बाज़ दफ़ा वहाँ पे छोड़ने पड़ जाते हैं क्योंकि यूजर सारा कंट्रोल कर रहा होता है। GUI सिस्टम्स में क्या होता है? गाइडलाइंस एंड हाउ टू अडहेयर द एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल फॉर यूजेबिलिटी इन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। कैसे आपने देखना है। स्टाइल गाइड्स में ओपन लुक है, ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, मोटिव GUI है, इन्वॉल्व यूजर यूजिंग टूल किट्स विद हाई लेवल विजेट्स। ये सारे विजेट्स आ रहे हैं। ईच हैव ओन लुक एंड फील, हर एक का अपना लुक और फील होना चाहिए। प्रोमोट कंसिस्टेंसी, अब अगर फोल्डर्स हैं तो ये फोल्डर्स एक ही जैसे होने चाहिए, दे रहे हो ताकि आपको ये पता हो कि ये जो विजेट्स हैं, ये जो आइकॉन्स हैं, ये फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ कंसिस्टेंसी आ जाएगी। ओपन लुक एग्जाम्पल को अगर हम देखें, फॉर डिजाइन ऑफ मेन्यू, सजेशन फॉर ग्रुपिंग आइटम्स इन द सेम मेन्यू, यूज वाइट स्पेस बिटवीन लॉन्ग ग्रुप्स ऑफ कंट्रोल्स ऑन मेन्यूज और इन शॉर्ट ग्रुप्स व्हेन स्क्रीन रियल एस्टेट इज नॉट एन इशू। यूजर, आपको पता हमने वाइट स्पेस पे पहले भी बात की है, ये सारी जो है वो ओपन लुक की जो है एग्जाम्पल है। जस्टिफिकेशन, मोर ऑप्शंस ऑन अ मेन्यू, लॉन्गर इट टेक्स यूजर टू लोकेट एंड पॉइंट इट टू देम। अब अगर आप ज्यादा ऑप्शंस एक ही मेन्यू पे रख देंगे तो उस मेन्यू तक पहुंचने, उस पर्टिकुलर आइटम तक पहुंचने में जो है यूजर को ज्यादा टाइम लग सकता है। ग्रुपिंग के वक्त भी जो है केयरफुल रहना है। लॉजिकली रिलेटेड आइटम्स लाइक सेविंग एंड डिलीटिंग फाइल्स मे रिजल्ट इन अ सिंपल स्लिम इन पॉइंटिंग। अब जब हम कहते हैं कि ग्रुपिंग करें, लॉजिकली सिमिलर आइटम्स को एक साथ करते हैं, वहाँ पे भी केयरफुलनेस चाहिए कि अगर हमने सेविंग और डिलीटिंग को एक ही जगह पे रख दिया तो एक हाथ का हिलना जो है वो सेव करने के बजाय उस चीज़ को डिलीट कर सकता है, विच इज़ डिजास्टर। सो हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं? कमिटमेंट कैन हेल्प डिजाइनर टू डेवलप मोर यूजेबल सिस्टम। सो कमिटमेंट जो है वो यूजर को बहुत ज़्यादा यूजेबल सिस्टम बनाने की तरफ ले जा सकती है। फॉर दिस पर्पस नंबर ऑफ एडवोकेट्स ऑफ यूजर सेंटर डिजाइन हैव प्रेजेंटेड सेट्स ऑफ गोल्डन रूल्स और ह्यूरिस्टिक्स। इस चीज़ के लिए जो है नंबर ऑफ जो एडवोकेट्स हैं जो कि यूज़र सेंटर डिज़ाइन की तरफ को प्रमोट करते हैं, उन्होंने बहुत सारे गोल्डन रूल्स और बहुत सारे उनको गोल्डन रूल्स को हम ह्यूरिस्टिक्स भी कहते हैं कि ह्यूरिस्टिक्स दे दिए हैं, कि स्टेप्स दे दिए हैं कि आपको इनको फॉलो करना है। इस वजह से गोल्डन रूल्स एंड ह्यूरिस्टिक्स में ब्रॉड ब्रश डिज़ाइन रूल्स। अब जो गोल्डन रूल्स में है, सबसे पहले कि आप ब्रॉड ब्रश यूज़ करें, बारीक यूज़ ना करें, क्योंकि बारीक अगर आप पिन पॉइंट उस जगह पे करेंगे तो अगर आप क्लिक करने को कह रहे हैं तो आप बड़ी जगह पे एक क्लिक को रखें, बजाय उस स्पेसिफिक जगह पे जाके क्लिक करेंगे तो जाके क्लिक होगा। चाहें तो आप एक पिक्सल के ऊपर भी ले जाके क्लिक को अपने फिक्स कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पिक्सल को दबाएंगे, को पॉइंट करेंगे एरो से और फिर जाके इस पर्टिकुलर पिक्सल को दबाएंगे तो तभी एक्शन होगा। उसके बजाय आप ये भी ब्रॉडबैंड कर सकते हैं कि इस पूरी लाइन को कहीं पे भी दबा दें, काम हो जाएगा। यूजफुल चेकलिस्ट फॉर गुड डिजाइन, आपको अच्छी चेकलिस्ट बनानी चाहिए गुड डिजाइन के लिए। बेटर डिजाइन यूजिंग दीज देन यूजिंग नथिंग। सो आपके पास अगर
चेकलिस्ट होगी तो आप अच्छा होगा कि आप उसके ज़रिए शुरू करें, बजाय इसके कि आपके पास कोई चेकलिस्ट ना हो और आप जस्ट डिज़ाइन शुरू कर दें। डिफरेंट कलेक्शंस क्या हैं? नेल्सन 10 ह्यूरिस्टिक कवर्ड इन कमिंग लेक्चर्स, श्नाइडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स और नॉर्मन्स 7 प्रिंसिपल्स जो हैं ये बहुत कॉमन हैं। श्नाइडरमैन्स 8 गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं? स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की तरफ जाएं। इनेबल फ्रीक्वेंट यूजर टू यूज शॉर्टकट्स, फ्रीक्वेंट यूजर्स को जो है वो शॉर्टकट्स के लिए आप अवेलेबल करें। ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक, बहुत ज़्यादा फीडबैक ना हो, जो अगर कंसाइज हो बट इंफॉर्मेटिव हो। डिज़ाइन डायलॉग्स टू यील्ड क्लोजर, और डायलॉग्स को इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो उस डायलॉग के बाद काम कंप्लीट होने या ख़त्म होने की तरफ जाए, यानी उस पर्टिकुलर डायलॉग का क्लोजर ज़रूर हो जाए। ऑफर एरर प्रिवेंशन एंड सिंपल एरर हैंडलिंग, कोशिश ये करें कि आपका जो डिज़ाइन हो वो या तो एरर को प्रिवेंट कर रहा हो, और अगर किसी वजह से फिर भी एरर आ जाए तो उसको हैंडल करना सिंपल हो। परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन, अब अगर कोई एक्शन गलत हो गया है, अगर आपने अपने डिज़ाइन में डिलीट और सेव एक ही जगह पे कर दिया है, तो आप रिवर्स कर सकें अपने एक्शन को, अनडू कर सकें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सपोर्ट इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, आपकी जो कंट्रोल का जो लोकस हो वो इंटरनल हो, आपके इंटरनली आप उसमें कंट्रोल दे रहे हों, सो दैट कि वो एक ही जगह पे कंट्रोल मौजूद हो। रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड, और इतनी ज़्यादा आप चीज़ें जो है अगर आप रिवर्सल ऑफ एक्शंस में सारी चीज़ों को रिवर्सल में डाल देंगे कि हर चीज़ रिवर्स होती चली जाए, तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसका लोड बढ़ जाएगा। सो इसमें आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपने कितना रिवर्सल अलाउ करना है और कितना नहीं करना। नॉर्मन 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं? यूज बोथ नॉलेज इन द वर्ल्ड एंड नॉलेज इन द हेड, आपको वर्ल्ड की नॉलेज पर ही सिर्फ रिलाई नहीं करना, बल्कि अपनी कुछ नॉलेज को भी उसमें डालना है। सिंप्लीफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टास्क, जो टास्क हैं उनके स्ट्रक्चर को जितना सिंप्लीफाई करते चले जाएं, सब टास्क में कन्वर्ट करते जाएं, ताकि जो भी एक्शन लें वो बड़ा सिंपल एक्शन हो जाए। मेक थिंग्स विजिबल, ब्रिज द गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन, आप हर चीज़ को जो है जितनी चीज़ें हैं पॉसिबल हो सकें उनको आप विजिबल करें, सो दैट कि आप जब कोई चीज़ एग्जीक्यूट हो रही हो उसकी इवेल्युएशन भी साथ साथ ही हो रही हो, उनके दरमियान गैप ना हो, उनके दरमियान गल्फ ना आ जाए, उनके दरमियान दूरियां ना आ जाए। गेट द मैपिंग्स राइट, जो भी आपने मैपिंग की हुई है, जिस एक्शन के साथ, जिस क्लिक के साथ जो एक्शन होना है वो उसी तरह से परफॉर्म हो, उनको ठीक होना चाहिए। ये ना हो कि सेफ के ऊपर आपने डिलीट अंदर दिया हुआ हो। एक्सप्लॉइट द पावर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, अब जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, चाहे वो नेचुरल कंस्ट्रेंट हो, इसी तरह कुछ आपने अपने ऊपर इम्पोज की हुई होती हैं कंस्ट्रेंट, उनकी पावर को उन कंस्ट्रेंट को अपने यूज़ के लिए, अपने डिज़ाइन रूल्स के लिए इस्तेमाल करें, उनका फ़ायदा उठाएं। तो वो जो कंस्ट्रेंट हैं उनका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन फॉर एरर, एरर को हमेशा जहन में रखें, क्योंकि आपने अगर एरर को जहन में नहीं रखा तो मुश्किल हो जाएगी। एंड व्हेन ऑल एल्स फेल्स इट्स स्टैंडर्डाइज, अगर सारी चीज़ें फेल हो जाएं तो फिर स्टैंडर्ड बना के सारी चीज़ों को स्टैंडर्ड पे ले आएं, ताकि आपको ये पता हो कि जब आपको जस्टिफिकेशन देनी हो तो आप ये कहेंगे भाई ये सारी चीज़ें जो मैं अपने तौर पर करने की कोशिश कर रहा था ये सब कुछ नहीं चल रहा, तो अब हमने स्टैंडर्ड को, इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया है, एंड फिनितो, इसके बाद कोई चांस नहीं है। HCI डिज़ाइन पैटर्न्स क्या हैं? एन अप्रोच टू रीयूजिंग नॉलेज अबाउट सक्सेसफुल डिज़ाइन सोल्यूशन, जो भी हमारे पास सक्सेसफुल डिज़ाइन सॉल्यूशंस हैं उनकी नॉलेज को हम रीयूज़ करें और उनको काम करें। और ओरिजिनेटेड इन आर्किटेक्चर, अलेक्जेंडर ने जो आर्किटेक्चर्स दिए थे उसमें ही जो है वो रीयूज़ हो रहे थे, उसी आर्किटेक्चर को लेके चल रहे थे। अब
पैटर्न इज एन इनवेरिएंट सोल्यूशन टू अ रिकरेंट प्रॉब्लम विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। सो कोई भी पैटर्न जो है वो एक तरह से सोल्यूशन ही को लेके चाह रहा है, ताकि वो प्रॉब्लम अगर दोबारा आ रही है किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तो आपको पता हो कि यार ये पैटर्न अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो ये वाली प्रॉब्लम फिर आनी ही आनी है। सो वो एक तरह से हम पहले से उसको डिसाइड करके सोल्यूशन की तरफ ले जाएं। एग्जाम्पल, लाइट्स ऑन टू साइड्स ऑफ एवरी रूम। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आर्किटेक्चर ने दिया है कि आपको अगर पूरा रूम को लेना है तो लाइट को दो साइड्स पे रखें और फिर अगर आप रूम पे डालें तो वो पूरा रूम होगा। HCI कहती है कि गो बैक टू अ सेफ प्लेस। अगर आपने कुछ एक्शंस परफॉर्म कर दिए हैं तो आप अपने अंडू करते करते जहां तक आपको याद है कि आपने ठीक किया हुआ है वहां पे फौरन पहुंच जाएं। पैटर्न्स डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन बट आर लिंक्ड टुगेदर। पैटर्न्स इन लैंग्वेज विच इनेबल कंप्लीट डिजाइंस टू बी जनरेटेड। सो पैटर्न जो हैं वो आइसोलेशन में नहीं हो रहे होते, वो एक दूसरे से लिंक टुगेदर होते हैं और आपको भी पता होता है। सो इसी तरह लैंग्वेजेस में जो पैटर्न्स होते हैं वो हमें इनेबल करते हैं कि क्या काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, कंप्लीट डिजाइंस टू बी जनरेट करने के लिए आसानी हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न्स क्या क्या हैं? कैप्चर डिजाइन प्रैक्टिस नॉट थ्योरी। आपने थ्योरी पे नहीं जाना, डिजाइन प्रैक्टिसेस को देखना है। कैप्चर द एसेंशियल कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एग्जांपल्स ऑफ डिजाइन। आप कॉमन प्रॉपर्टीज किसी भी गुड डिजाइन की जो एग्जांपल को लेके चल रहे हैं उसमें जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं उनको आप हासिल कर लें। रिप्रेजेंट डिजाइन नॉलेज एट वेरिंग लेवल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, कॉन्सेप्चुअल और डिटेल। जो डिज़ाइन की नॉलेज है उसको मुख्तलिफ लेवल पे रिप्रेजेंट करें, वो सोशल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी करें, कॉन्सेप्ट लेवल पे भी करें और डिटेल लेवल पे भी करें। एम्बॉडी वैल्यूज एंड कैन एक्सप्रेस व्हाट इज ह्यूमन इन इंटरफेस डिज़ाइन। अगर हम वैल्यूज को अंदर उसके डाल देंगे सो ये हमें बताएगा कि क्या चीज़ इसमें ह्यूमन है, इस इंटरफेस डिज़ाइन में ह्यूमन क्या चीज़ है। Patterns are intuitive and readable and can therefore be used for communication between all stakeholders. पैटर्न जो हैं वो इंट्यूशन होती है आपको कि ये पैटर्न अब जनरेट हो रहा है, ये रीडेबल भी हो जाता है, नज़र भी आ रहा होता है कि ऐसा होना है। सो ये उसी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं स्टेक होल्डर्स के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए कि अब मैं सिस्टम को इस तरीके से देख रहा हूँ, ये अब यूँ जाएगा। A pattern language should be generative and assist in the development of complete design. So, और पैटर्न की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो जनरलाइज होनी चाहिए और ये असिस्ट करनी चाहिए कंप्लीट डिज़ाइन के लिए को करने के लिए। अगर हम समराइज करें अपने के प्रिंसिपल फॉर यूजिबिलिटी, इसको आज हमने बात की। रिपीटेबल डिज़ाइन for usability relies on maximizing benefit of one good design by abstracting out the general properties which can direct purposeful design. So अगर हम किसी डिज़ाइन की को रिपीट करवाना चाहते हैं तो उसकी बेनिफिट्स को जो है वो हम अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकें उसके गुड डिज़ाइन के, तो फिर हम वो उसकी जनरल प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए उस डिज़ाइन की यूजेबिलिटी के इफेक्ट को यूज करते हुए हम अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। द सक्सेस ऑफ डिजाइनिंग फॉर यूजेबिलिटी रिक्वायर्स बोथ क्रिएटिव इनसाइट, न्यू पैराडाइम्स एंड पर्पसफुल प्रिंसिपल्ड प्रैक्टिस। सो किसी भी अच्छे डिज़ाइन के लिए हमें क्रिएटिव इनसाइट भी होना चाहिए, हम न्यू पैराडाइम्स उसमें ऐड कर सकें और जो प्रिंसिपल होते हैं जिनके पर्पस होते हैं उन प्रिंसिपल्स की प्रैक्टिसेस को भी यूज करना चाहिए। यूजिंग डिजाइन रूल्स में क्या होता है? स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस टू डायरेक्ट डिजाइन एक्टिविटीज। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को यूज करते हैं और डायरेक्ट डिजाइन, ताकि हमारी जो डिजाइन एक्टिविटी है वो डायरेक्टेड हो जाए, डायरेक्शन पे चले। और हमने आपने देखा भी है कि नॉर्मन प्रिंसिपल्स में है कि जब कुछ और ना चले तो वापस स्टैंडर्ड्स की तरफ आ जाएं, ताकि आपके लिए एटलीस्ट डिज़ाइन एक्टिविटी जो है वो पूरी डायरेक्टेड हो जाए और आप
अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकें। विद दैट वी कम टू एंड टू टुडेज लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।